हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हैं और सेफ़ हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क और वी कुड से कंपनी लॉ, और जिसके अंदर हम सेकेंड पार्ट जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है ये काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। और आज जो है क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2/3 जो होते हैं वो जो है रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं। तो आज हम इसके अंदर जो है देखते हैं कि जो बेसिकली रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि एट द एनुअल जनरल जो रोटेशनल डायरेक्टर 2/3 है उसका 1/3 जो है बेसिकली जो है जहाँ तो वो 3 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3, और अगर क्या है कि वो बेसिकली या 1/3 ऑफ 2/3। और वहाँ पे क्या है कि अगर जो है वो 0.5 से कम है, जैसे 1.3 आ जाता है तो वो 1 लेना है, और अगर 1.67 आ जाता है तो वो 2 होना। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर भी एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच ए डायरेक्टर रिटायर, 2/3 का अंदर से 1/3 जो है रिटायर होता है, तो कंपनी जो है उस वैकेंसी को किस तरह से फिल करती है, क्या रिटायरिंग डायरेक्टर को दोबारा से रिअपॉइंट करती है या सम अदर पर्सन। तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्टर रिटायर होता है तो वहाँ पे दोबारा से भी उसकी रिअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर कंपनी उसको रिअपॉइंटमेंट नहीं करती, किसी और को उसकी जगह पे अपॉइंट करती है, तो वहाँ पे हमें सेक्शन 160 की जो प्रोविज़न है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और किसी भी स्टेज के अंदर क्या है कि जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है 3 है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है मिनिमम है इट इज़ 2, 1 पर्सन कंपनी है तो 1। तो किसी भी स्टेज के अंदर मिनिमम नंबर से ये कम नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द क्लॉज रिगार्डिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड डायरेक्टर इज नॉट फुलफिल्ड, the company may resolve not to appoint anyone in the place of retiring। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो अगर एनुअल जनरल मीटिंग जो है ड्यू डेट पे नहीं होती तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रोटेशनल डायरेक्टर है उनमें से जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं तो वो कब तक जो है अपना क्या उनका भी जो रिटायरमेंट है वो बेसिकली जो है पोस्टपोन हो जाएगा। द रिटायरमेंट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी पोस्टपोन टू दैट पर्टिकुलर डेट व्हेन द एजीएम शैल बी हेल्ड इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग जो है दैट इज़ नॉट हेल्ड ऑन ड्यू डेट देन द रिटायरमेंट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी पोस्टपोन टू दैट पर्टिकुलर डेट व्हेन द एजीएम शुड बी हेल्ड इन द फ्यूचर। फ्यूचर डेट तक हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। जिस दिन जो है एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी तो उसी दिन ही क्या है कि अगर वो नहीं होती तो वो अपना ऑफिस जो है विकेट कर देंगे। द डायरेक्टर्स हु आर लायबल टू रिटायर मस्ट विकेट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑन द वेरी डेट व्हेन द एजीएम इज आउट टू बी हैव बीन हेल्ड। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है 2/3 जो है बेसिकली रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, 1/3 जो होते हैं नॉन रोटेशनल होते हैं। रिमेनिंग 1/3 और लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर जो होते हैं जनरल मीटिंग के अंदर या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो प्रोविज़न है उसके तहत जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं कहाँ पे हम मानते हैं कि वो ऑटोमेटिक उनकी रिअपॉइंटमेंट है, इसको सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 जो है डील करता है। अगर देखो कहाँ जनरल मीटिंग जो होती है अडजर्न हो जाती है बट उसके अंदर क्या होता है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसकी पोस्ट को फिलअप नहीं किया जाता और मीटिंग के अंदर कहीं भी ये स्पष्ट शब्दों के अंदर नहीं कहा जाता कि हमने इस वैकेंसी को फिल नहीं करना। और जो जनरल मीटिंग अडजर्न हुई है टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड द प्लेस, अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो वहाँ पे जो मीटिंग है दैट शुड बी एडजर्न टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट हॉलीडे एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे वो एडजर्न मीटिंग होती है और वहाँ पे भी उस वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता और मीटिंग के अंदर ये एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया जाता कि हमने इस वैकेंसी को फिल नहीं करना, तो यहाँ पे क्या है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है दे विल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न मीटिंग।
तो इसके अंदर जो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। एट एन adjourned मीटिंग ए रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे क्या है कि इस सिचुएशंस के अंदर उसकी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होती, जहाँ पे क्या है कि एक रेजोल्यूशन है जो इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए डाला जाता है, और वहाँ पे वेयर रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर वाज पुट एट लॉस्ट, जहाँ पे वो रेजोल्यूशन जो है पास नहीं होता। वेयर द रिटायरिंग डायरेक्टर जो है उसने अपनी रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, या वहाँ पे क्या है कि वो क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालीफाइड हो जाता है। और उसी तरह क्या है कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए जहाँ पे रेजोल्यूशन स्पेशल और ऑर्डिनरी जो है रिक्वायर्ड होता है। और उसी तरह क्या है कि देखो जहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है कि 2 और मोर वैकेंसी बाय सिंगल रेजोल्यूशन, जहाँ पे सेक्शन 162 एप्लीकेबल होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, 152 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 विल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड कंपनी, और जिसके अंदर जो है शेयर जो है गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो वहाँ पे उसका 51% या उससे ज़्यादा है, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सब्सिडरी ऑफ डैट गवर्नमेंट कंपनी जो है तो वहाँ पे वो प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड कि उस कंपनी ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 137, और उसी तरह एनुअल टर्न की फाइलिंग के अंदर सेक्शन 92 के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और उसी तरह हम देखते हैं फ्रेश अपॉइंटमेंट या राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 160 जो है उसको डील करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सन जो कि भी नोटिस फॉर, उनको पहले नोटिस देना पड़ता है डायरेक्टरशिप का। ए पर्सन देखो हु इज़ नॉट ए रिटायरिंग डायरेक्टर, पहली कंडीशन तो ये है कि वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। वो अपना नोटिस जो है रिटर्न फॉर्म में दे सकता है कि मैं जो है डायरेक्टर की पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। और उसी तरह क्या है कि ये जो नोटिस है कम से कम 14 डेज़ बिफोर द मीटिंग जो है मिलना चाहिए। और उसी तरह जो मेंबर है वो भी प्रपोज कर सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कि ये जो है डायरेक्टर की पोस्ट के लिए खड़ा है, और ये नोटिस भी जो है 14 डेज़ पहले ही जो है होना चाहिए। ए नोटिस इन राइटिंग सिग्निफाइंग हिज कैंडिडेचर, और जो मेंबर उसको प्रपोज कर रहा है मस्ट बी लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ द कंपनी एटलीस्ट 14 डेज अलॉन्ग विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख। अब देखो ये व्यक्ति जो है डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता, या मेंबर जो है एज द केस में भी मेंबर ने जिसको प्रपोज किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर वो अपॉइंट नहीं होते तो 1 लाख का जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा, वो कंपनी जो है फोरफिट कर लेती है। और उसी तरह देखो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे 1 लाख डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, और जहाँ पे क्या है कि जो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी जो कि सेक्शन 178 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसने रिकमेंड किया है। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है, तो वहाँ पे 1 लाख की जो है डिपॉजिट करवाने की नेसेसिटी नहीं है। और उसी तरह देखते हैं कि जब कंपनी जो है नोटिस रिसीव करती है तो कंपनी जो है अपने मेंबर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो रूल है वो 13 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो 7 दिन एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी जो है कंपनी को अपने मेंबर्स को बताना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी जो है बेसिकली क्या है कि नॉट लेस देन 7 डेज़ बिफोर द मीटिंग 2 न्यूज़पेपर के अंदर कम से कम जो है पब्लिक एडवर्टाइज करती है, वन इन इंग्लिश और दूसरा जो है रीजनल लैंग्वेज जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस रजिस्टर ऑफिस जो है सिचुएटेड है वहाँ पे वन मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है और दूसरा इंग्लिश के अंदर जो है न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देती है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो है वो कंपनी जो है इंडिविजुअल नोटिस भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा दे सकती है जिन लोगों ने अपने ईमेल एड्रेस दिए हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर कोई कंपनी की वेबसाइट है तो वहाँ पे भी जो है रिटन नोटिस वहाँ पे भी डाल सकती है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो जब वो व्यक्ति जो है बेसिकली डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है या गेट मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स कास्ट आइदर ऑन द शो ऑफ हैंड्स और ऑन द पोल, तो वहाँ पे उसको रिफंड मिल जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हैं या नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी इज टू अपॉइंटेड एज ए रेगुलर डायरेक्टर जो है उनको जनरल मीटिंग के अंदर अगर हमने रखना है, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दी एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स। तो अगर उनको रेगुलर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करना है तो डेफिनेटली 160 की जो प्रोविज़न है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है कि देखो जहाँ पे जो डायरेक्टर्स है रोटेशन वाइज रिटायर होता है, बट उसको रीअपॉइंट करने की जगह पे किसी और को अगर रखा जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे सेक्शन 160 जो है अट्रैक्ट होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो निधि कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे जो डिपॉजिट है 1 लाख नहीं है, 10,000 है। और उसी तरह क्या है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज़ हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसको फोरफिट करना है कि रिफंड करना है। और उसी तरह जो सेक्शन 160 है इसकी जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करेगी। और उसी तरह ये एग्जाम्पशन जो है डेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ नॉट ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल टर्न की फाइलिंग के अंदर सेक्शन 92 के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। और उसी तरह हम देखते हैं कि अब हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, जिसको सेक्शन 151 जो है डील करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है मे हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है भी स्मॉल शेयर होल्डर कौन है। स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर है जिसने क्या है कि जिसने ही इज होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन ₹20,000 और सच अदर सम एज में भी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर होल्डर जो है वो व्यक्ति है जिसने जो है कम से कम जो है नॉट मोर देन मतलब जिसके पास जो है 20,000 से ज़्यादा के जो नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स नहीं है या एनी सच अदर सम जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे जो रूल 7 ऑफ द कंपनीज हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्लाई होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो स्ट्रेंथ कि जब स्मॉल शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमारी एक डायरेक्टर जो है हमारी तरफ से भी अपॉइंट होना चाहिए, तो लिस्टेड कंपनी जो है जो नोटिस है वो कम से कम जो है 1000 शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर तो वहाँ पे अगर इस तरह का वो नोटिस देते हैं, कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर विल बी इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। और उसी तरह देखो जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी जो है वो स्यू मोटो अपने आप भी जो है डिसाइड कर सकती है कि उन्होंने एक स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अदरवाइज़ क्या है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं जिनका नंबर जो है 1000 शेयर होल्डर जो है या 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, तो ये जो नोटिस है 14 दिन पहले मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस नोटिस के अंदर नेम, एड्रेस, शेयर हेल्ड एंड फॉलो नंबर ऑफ द पर्सन जिसका नेम उन्होंने डायरेक्टर के रूप में प्रपोज किया है, और जो स्मॉल शेयर होल्डर्स प्रपोज कर रहे हैं उनकी भी सारी डिटेल जो है बेसिकली जो है मतलब वहाँ पे भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है उसको नोटिस के साथ लगाना है। नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट साइंड बाय द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर स्टेटिंग हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। और उसी तरह हम देखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है जो स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर इलेक्टेड किया जाता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, प्रोवाइडेड कि वो जो क्राइटेरिया है जिसको हम अगली वीडियोस के अंदर करेंगे 149 सबसेक्शन 6 की जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करता है और वो अपनी डिक्लेरेशन भी देता है इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 149 सबसेक्शन 7।
और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा डायरेक्टर इलेक्ट किया जाता है, जिसको सेक्शन 151 डील करता है, इट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 एक्सेप्ट यहाँ पे ये जो डायरेक्टर है ही इज़ नॉट लाइबल टू रिटायर बाय द रोटेशन। और यहाँ पे उसकी जो टर्म है दैट इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और उसी तरह जब जो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो दैट डायरेक्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। और उसी तरह देखो, अगर बेसिकली क्या है कि अगर सेक्शन 164 के अंदर जो है कोई वो डिसक्वालिफिकेशन इनकर करता है तो शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए स्मॉल शेयर होल्डर इफ इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164 विच स्पेसिफाई द डिसक्वालिफिकेशन। देखो, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डेफिनेटली जो 164 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन मेंशन है कि ये व्यक्ति जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो डिसक्वालिफाइड है तो वो जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर ने इलेक्ट किया है वो अपना ऑफिस वेकेट कर देगा अगर कोई डिसक्वालिफिकेशन जो सेक्शन 164 के अंदर इनकर करता है। और उसी तरह क्या है कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम्स वैकेंट इन परसंस ऑफ सेक्शन 167। और यहाँ पे क्या है कि अगर वो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया जो है उसकी एलिजिबिलिटी को मीटअप नहीं करता तो उसका ऑफिस जो है वेकेट हो जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम्स। देखो, मैक्सिमम जो है कि वो स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर जो है 2 से ज़्यादा कंपनीज में नहीं हो सकता। और वहाँ पे भी ये कंडीशन है कि जो सेकंड कंपनी है जिसके अंदर वो अपॉइंट किया गया है तो वो जो फर्स्ट कंपनी है उसके साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट या कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। देखो, वो 3 ईयर्स के लिए उसकी जो है डायरेक्टर रहता है और जब उसकी टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो स्मॉल शेयर होल्डर शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस एज ए स्मॉल शेयर होल्डर, कि जिस दिन उसने स्मॉल शेयर होल्डर का ऑफिस जो है वेकेट कर दिया है उससे 3 ईयर्स तक के लिए क्या है कि वो कंपनी के अंदर जो है या किसी भी कैपेसिटी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है नहीं कोई पोस्ट हेल्ड कर सकता। और उसी तरह ही हम देखते हैं, थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड। देखो, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और प्रेजेंटली जो कंपनी है उसके 8 डायरेक्टर्स है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि नंबर जो है 8 से 17 हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे उसको एडवाइस करना है कि कंपनी क्या प्रोसीजर जो है फॉलो करे। यहाँ पे हमें पता है कि अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी शैल हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 3, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2, 1 पर्सन कंपनी है तो 1। तो मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है डायरेक्टर्स का वो 15 हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करना पड़ता है। द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) स्टेट्स दैट कंपनी मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। और यहाँ पे ये जो है कंपनी एक्ट की प्रोविजंस हैं। तो अब कंपनी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, डेफिनेटली क्योंकि उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मैक्सिमम 10 की देता है। तो फर्स्ट दे हैव टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन सो एज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द आर्टिकल फ्रॉम 10 to 70। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे क्योंकि जो नंबर है आल्सो टेक दी अप्रूवल। देखो यहाँ पे पहले उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज किया, फिर उसके बाद क्या है कि 8 से 17 करना है, 15 से ज़्यादा करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको जो है ड्यूली कन्वीन्ड जनरल मीटिंग के अंदर जो है स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करवाना पड़ेगा। और उसी तरह हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसके 10 डायरेक्टर्स हैं। 2
2 of the directors have retired by the rotation at the annual general meeting. The place of the retiring director is not so filled up and the meeting has also not expressly resolved not to fill up the vacancy. ये फर्स्ट सिचुएशन है। और उसी तरह क्या है कि देखो, since the AGM could not complete its business is adjourned till the same day in the next week at the same time and place. At the adjourned meeting also the place of retiring director could not be filled up and meeting has also not expressly resolved not to fill that vacancy. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन के अंदर क्या रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट है। अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन जो है रिअपॉइंटमेंट का लॉस्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है। और उसी तरह क्या है कि अगर ये डायरेक्टर जो है बेसिकली अगर EGM नहीं होती तो क्या ये कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस हैं। तो पहले हम जो है थोड़ी सी इसकी प्रोविजंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे अगर जो है EGM होती है और वहाँ पे वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर फिल्ड अप नहीं होती और वहाँ पे ये डिसीजन भी नहीं लिया जाता कि एक्सप्रेसली नहीं कहा जाता कि हमने इस वैकेंसी को फिल नहीं करना और मीटिंग जो है एडजर्न हो जाती है। और अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो सक्सीडिंग डे एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी देखो जो फर्स्ट सिचुएशन है वहाँ पे भी फिलअप नहीं होती और वहाँ पे भी कहा जाता है कि हमने इसको दोबारा से जो है वहाँ पे भी एक्सप्रेसली नहीं कहा जाता कि इसको फिल नहीं करना। तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो ऑटोमेटिक जो है रिअपॉइंटमेंट हो जाता है। In the first case, applying the provision, the retiring director जो है shall be deemed to be have been reappointed। और सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि देखो वहाँ पे क्या है कि जो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट नहीं है ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर है कि रिटायरिंग डायरेक्टर का जो रेजोल्यूशन है वो डाला गया था, डैट वाज लॉस्ट। तो रिटायरिंग डायरेक्टर जो है डैट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन रिअपॉइंटेड। अब थर्ड सिचुएशन जो है यहाँ पे हम देखते हैं। Section 152 subsection 6 states that 1/3 of the rotational director shall retire at every EGM. Accordingly, the director will retire as soon as the EGM is held on the due date. Section 96 deals with the EGM. Every company other than a one-person company is required to hold the EGM in each year. तो यहाँ पे देखो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे क्या है कि ये नेसेसरी है कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करना। और जहाँ पे डायरेक्टर्स ने लाइबल टू रिटायर बाय द रोटेशन, अगर EGM नहीं होती तो डेफिनेटली द लास्ट डेट ऑन विच इट कुड हैव बीन हेल्ड, तो वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हम न्यू डेट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी जो पार्ट है वो हम थर्ड वीडियो जो है उसके अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब